यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धा कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। ये कहानी है ऐसी ही एक शख्स की जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम कर दिखाया जिसकी मिसाल सालों याद रहेगी। उस शख्स का नाम है नेमीचंद लोढ़ा, यानी कि अपने दादा साहब। नेमीचंद लोढ़ा जी का जन्म 14 अगस्त 1928 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के मीरज गांव में हुआ। पिता भागचंद जी लोढ़ा और माता गंगूबाई लोढ़ा की ये चौथी संतान। दादा साहब के पिता उस जमाने के साहूकार थे। साहूकार होने के बावजूद दादा साहब के पिता भागचंद जी कभी भी किसानों के दिए गए ऋण पर ब्याज नहीं लेते थे। वे सिर्फ उसी ऋण पर ब्याज लेते थे जो खास तौर पर व्यापारियों को दिया गया है। नन्हा सा नेमीचंद ये बातें देखता था। कुछ सालों बाद नेमीचंद जी की शादी हो गई और उन्हें कमलाबाई तथा खुलासाबाई के रूप में अपनी अर्धांगिनी मिली। और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए नेमीचंद जी ने एक साइकिल की दुकान खोली। लेकिन नेमीचंद जी को कुछ और ही दिखाई दे रहा था। अपना गांव, वहां की समस्याएं, उनकी ओर नेमीचंद जी को रुचि पैदा हुई। उन्होंने अपनी जवानी में ही स्थानीय सोसाइटी एवं खरीदारी बिक्री संघ के चुनाव में हिस्सा लिया और वे जीत के भी आ गए। लोगों के प्रति लगाव और उनकी जिम्मेदारी के एहसास से युवा नेमीचंद गांव और आसपास के इलाके में मशहूर हो गए। 1966 में नेमीचंद जी बड़े सपने लिए अपने पिता के आग्रह से पुणे में स्थानांतरित हुए। पुणे में उन्होंने मनोज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अलॉय स्टील यानी पॉलिशिंग का यूनिट शुरू किया। नेमीचंद जी ने अपने ग्राहकों को हर हालात में अच्छी सर्विस दी। उनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी बागडोर संभालने में अब उनके बेटे भी हाथ बटाने लगे थे। 1983 में एक रात दादा साहब ने सपना देखा। सपने में उन्हें एक देवी का दर्शन हुआ जिसने दादा साहब को अपनी जिंदगी उनकी सेवा में व्यतीत करने का आह्वान किया। अगले ही दिन से दादा साहब अपने उस सपने की तलाश करते हुए अपनी कारोबारिक जिंदगी से रिटायर हो गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी लोढ़ा गोत्र की कुल देवी के बारे में पूछा, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। उसी दौरान उनके मित्र चंचलमल जी लोढ़ा ने राजस्थान के नागौर जिले के भड़ाना गांव की एक देवी के बारे में जिक्र किया। दूसरे ही दिन दादा साहब अपनी पत्नी और अपने कुछ मित्रों के साथ राजस्थान चल पड़े। बहुत प्रयासों के बाद उन्हें भड़ाना में एक मंदिर मिला। उस मंदिर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसके पूजा घर में देवी की मूर्ति भी नहीं थी। वहां दादा साहब को बड़ माता देवी के बारे में सदियों पुराना सलोखा गीत मिला। उस गीत में लोढ़ा समाज की उत्पत्ति और कुल देवी बड़माता के बारे में जिक्र था। यहीं से लोढ़ा परिवार के नई सदी का आगाज हुआ। अपनी कुलदेवी बड़माता के बारे में सब लोढ़ा परिवार को पता होना चाहिए, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर दादा साहब ने अपने मित्रों के साथ 3 साल भारत भ्रमण किया। विभिन्न राज्यों में जाकर लोढ़ा लोगों को वे मिले। वहां उन्होंने कुल देवी बड़माता के बारे में जानकारी पहुंचाई। दादा साहब ने देवी के साक्षात्कार का सपना अपने कुछ मित्रों से बयां किया। सुनने वालों में उनके एक मित्र का छोटा लड़का भी था। उस लड़के ने घर जाकर एक तस्वीर बनाई जो हूबहू दादा साहब ने सपने में देखी हुई देवी के जैसे ही थी। दादा साहब ने वही देवी की प्रतिमा बड़माता मंदिर के पूजा घर में विराजित की और बाद में चांदी की मूर्ति की भी स्थापना की। दादा साहब ने 1986 में आलंदी में लोढ़ा समुदाय को एकत्रित करने के लिए पहला लोढ़ा समाज अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में
दादा साहब ने भारत भर फैले लोढ़ा समुदाय की पहली डायरेक्टरी तैयार की। दादा साहब के दिमाग से जन्मी इस अभिनव कल्पना का असर पूरे लोढ़ा समाज के एकजुट होने में पाया जा सकता है। उसके बाद नेमीचंद जी लोढ़ा यानी कि अपने दादा साहब ने बारी बारी जोधपुर, पुणे, मुंडवा में लोढ़ा परिवार के अधिवेशन आयोजित किए। बाद में उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार भारत भर में कई जगह अधिवेशन आयोजित किए जाने लगे। 1985 में नेमीचंद जी, चंचलमल जी, गुमानमल जी, प्रकाशमल जी, कनकराजे, सोलालाल जी और बंकटलाल जी ने भाइपा संस्थान की स्थापना की। भाइपा संस्थान की स्थापना के पीछे ये उद्देश्य था कि समूचे भारत के लोढ़ा परिवार संगठित होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मुंबई के सायन अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनवाना हो या उदयपुर में बच्चों के लिए 5 मंजिला अस्पताल, कहीं स्कूल के लिए इमारत का निर्माण हो या फिर पुणे में अनाथ महिला आश्रम को सालों से हर माह मदद करना हो, भाइपा संस्थान ऐसे कई सामाजिक हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आज तो भाइपा संस्थान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी जड़ें फैला रहा है। भाइपा संस्थान के साथ ही नेमीचंद जी लोढ़ा ने कुलदेवी बड़माता मंदिर के ट्रस्ट की भी स्थापना की। दादा साहब और बड़माता मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने मंदिर के जीर्णोद्धार करने का संकल्प किया। 50 लाख रुपयों की लागत से बनने वाले इस मंदिर के लिए पैसा कम ना पड़े, इसलिए दादा साहब हमेशा प्रयत्नशील रहे और उसमें सफल भी हुए। आज बड़माता मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। असली संगमरमर से बने बड़माता मंदिर के बाह्य रूप को ही देख भाविक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके सभा मंडप के सौंदर्य का वर्णन शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। मंदिर के स्तंभ और छत पर की गई कारीगरी देखकर हर कोई खो जाता है। इसके अलावा यहाँ अच्छे भक्त निवास एवं भोजन गृह भी बनाया गया है। आज हर दिन कुलदेवी बड़माता जी का दर्शन करने यहाँ हजारों भक्तगण आते हैं। ये सब दादा साहब की बड़माता के प्रति निष्ठा एवं अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। लोढ़ा परिवार के कुलदेवताओं का एक और अवतार माने जाते हैं और वे हैं श्री बाबा बैराजी। पंजाब के अमृतसर जिले के कैसल गांव में इनकी समाधि है। नेमीचंद जी ने कुलदेवी बड़माता और बाबा बैराजी इन दोनों मंदिरों में आपसी तालमेल पैदा किया, जिससे इन दोनों भगवानों का दर्शन लेने के लिए भाविकों को आसानी हो। आदरणीय श्री नेमीचंद लोढ़ा जी को अखिल भारतीय लोढ़ा भाइपा संस्थान की तरफ से लोढ़ा शिरोमणि इस नामांकित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़माता मंदिर को उभारने एवं उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए श्री नेमीचंद लोढ़ा जी को बड़माता मंदिर संस्थान की ओर से भीष्म पितामह इस खिताब से नवाजा गया है। ये और ऐसे कई पुरस्कारों एवं सम्मान पत्रों से दादा साहब को गौरवान्वित किया गया है। नेमीचंद जी के इन कार्यों में उनकी पत्नी कमलाबाई जी का अहम योगदान रहा है। अपने 4 बच्चे अशोक, सुहास, लताबाई, शारदाबाई इनको पाल पोस के बड़ा करने के साथ ही कमलाबाई जी ने दादा साहब के कार्य में भी बहुत मदद की। जब दादा साहब दूसरी बार भारत भ्रमण कर रहे थे, तब उनके साथ कमलाबाई भी थीं। इसी दौरान उनकी पत्नी कमलाबाई लोढ़ा परिवार की स्त्रियों से जुड़ जाती रही। अपना विहित कार्य निभाते हुए कमलाबाई जी ने 2009 में संथारा व्रत लिया। आज नेमीचंद जी के परिवार का जिम्मा उनके दोनों लड़के बखूबी निभा रहे हैं। उनमें नेमीचंद जी के पोते भी
अपना हाथ बटा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 88 वर्ष के नेमीचंद जी आज भी अपने योगाभ्यास से तंदुरुस्त हैं। अपनी जवानी से ही योग उनके जीवन का अविभाज्य अंग रहा है। अपने दोस्तों के साथ हिमालय घूमना हो या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रति हर संभव मदद करना हो, दादा साहब की सामाजिक रिश्तों की जड़ें भी काफी मजबूत हैं। जैन स्थानक के कार्यों में भी दादा साहब की सक्रियता काफी लुभावनी है। दादा साहब ने अपने जीवन में वो काम कर दिखाया जिसकी वजह से ओसवाल परिवार के लोढ़ा गोत्र के लोगों की अपनी एक पहचान बनी। उनका व्यक्तित्व इन्हीं विशाल कार्यों से साकार हुआ है। दादा साहब को उनके कार्यों के लिए लंबी आयु मिले, यही बड़माता से प्रार्थना।